नमस्कार दोस्तों। पिछली जो वीडियो था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में किस प्रकार दुनिया जो है वणिकवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ी और ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का जन्म हुआ, जिनमें IMF, IBRD या वर्ल्ड बैंक और गेट, ये तीन संस्थाएं आती हैं। और इन्होंने किस प्रकार जो है पूंजीवाद को आगे बढ़ाया। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी देखा। फिर जो है विकासशील देशों द्वारा जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जो मांग की जा रही थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, उसकी भी बात हमने की। फिर कुछ कंसेप्ट हमने जो है ब्रिक्स और RCEP के बारे में भी जाना था। आज हम जो बात करेंगे वो मूलतः केंद्रित होगी कि किस प्रकार, किन परिस्थितियों में WTO से और गेट का निर्माण हुआ, WTO का निर्माण हुआ गेट से। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किस प्रकार हुआ, और क्या पृष्ठभूमि रही, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। और इस चर्चा को आज हम वर्तमान तक लेकर के आएंगे कि किस प्रकार जो एक व्यापार संघर्ष चल रहा है, खास करके चाइना और अमेरिका के बीच, वहां तक हम अपनी चर्चा को बढ़ा के लेके आएंगे। उसके बीच में क्या क्या मुद्दे खास करके WTO में आ रहे हैं, भले ही वह कृषि का हो या कृषि सब्सिडी का हो या कोई और जो भी मुद्दे हैं, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है पृष्ठभूमि को समझते हैं कि किस प्रकार जो है WTO के निर्माण की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। हमने देखा था गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो गेट मूलतः क्या काम करता था, ये बढ़ावा देता था मल्टीलैटरल ट्रेड को या बहुपक्षीय व्यापार को, यानी देशों के मध्य ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो, ये इसका मूल सार था। एक अनौपचारिक संगठन था। किसके लिए काम करता था, तो इसका मुख्य काम था टैरिफ में कमी। गेट का मुख्य काम था कि देशों के बीच टैरिफ या प्रशुल्क जो होते हैं, आयात शुल्क लगाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं, उन सब में कमी लाई जाए और विभिन्न देशों के बीच समानता का व्यवहार हो। साथ ही गेट में जो है सिर्फ वस्तु का व्यापार पर ही बात की जाती थी, यानी वस्तु यानी गुड्स। इसमें कृषि उत्पाद शामिल नहीं थे, सर्विसेज शामिल नहीं थी, जैसे IT सर्विस, BPO सर्विसेज इत्यादि इसमें शामिल नहीं थी। और गेट के सिद्धांत की यदि हम बात करें कि गेट मूलतः किस सिद्धांत पर काम करता था, वर्किंग प्रिंसिपल जो था गेट का वो क्या था। तो सबसे पहला काम ये करता था कि देशों के बीच जो है समान बर्ताव होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट या समान बर्ताव, इसकी सबसे प्रमुख धारणा थी। समान बर्ताव और भेदभाव का अभाव। कोई देश किसी दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का भेदभाव खास करके व्यापार के मामले में नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, गेट के जो समझौते होते थे बाध्यकारी नहीं होते थे। एक प्रकार से इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन था ये। अनौपचारिक वार्ताएं होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी थी कि समान बर्ताव और भेदभाव का अभाव होने के साथ साथ एक कंसेप्ट था मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN की व्यवस्था भी थी, जिसमें कुछ देशों के साथ विशेष व्यवहार किया जा सकता था, विशेष परिस्थितियों में ये छूट थी। गेट की प्रकृति यदि हम देखें कि क्या नेचर था इसका, गेट की प्रकृति या नेचर,
गेट की प्रकृति या नेचर के बारे में देखें तो ये वास्तव में कोई संगठन नहीं था। गेट कोई एक संगठन का नाम नहीं था जिसका औपचारिक रूप से कोई सचिवालय हो, जिसके औपचारिक रूप से कोई कर्मचारी हो कि भाई ये जो है गेट में काम करते हैं या ये गेट का ऑफिस है। ऐसा कोई संगठन गेट का नहीं था। ठीक है, जैसा हमने बताया एक इनफॉर्मल या अनौपचारिक वार्ता होती थी जिसमें देश आपस में मिलते थे और जो फैसले लिए जाते थे वो आम सहमति से लिए जाते थे, सबकी सहमति से लिए जाते थे। ठीक है, बाध्यकारी भी नहीं होते थे। इस प्रकार थोड़ा सा संगठनात्मक रूप से गेट कमजोर था। और दूसरी चीज इसमें देखें तो सिर्फ वस्तुओं का व्यापार ही शामिल था, कृषि का, सेवा का इत्यादि व्यापार इसमें शामिल नहीं था। अब चूंकि परिस्थितियां बनने लगी थी, ये इसका जन्म कब हुआ था? 1944 में जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, तो जो 3 संस्थाएं बनी थी वर्ल्ड बैंक या के साथ, एक IMF और तीसरी जो थी वो गेट थी। ठीक है, अब इस चीज को काफी समय गुजर गया था, लगभग 40-45 साल, 80 के दशक तक आते आते ये चर्चा होनी शुरू हुई कि गेट में कुछ बदलाव होने चाहिए। विकासशील देश भी जो है मांग कर रहे थे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की, नियो की, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। तो साथ ही साथ कुछ और भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी। उन दूसरी परिस्थितियों को हम देखें तो 70 का दशक हम जब देखते हैं, 1970s की बात जब हम करते हैं, तो उसमें बहुत तेजी से एक तो जर्मनी का उभार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका जर्मनी ने झेली थी, लेकिन उसके बाद उसका बहुत तेजी से उत्थान हुआ। जर्मनवादियों ने अपनी कर्मठता से और विकसित देशों में अपना नाम लिखवा लिया। साथ ही साथ इसका सहयोगी देश था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, जिस पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। इसने भी उस चीज से उबर करके और औद्योगिक देशों में जो है अपना नाम दर्ज करवाया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले भी ये शक्तिशाली राष्ट्र थे, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध के नुकसान को झेलते हुए, उससे पार पाते हुए इन्होंने जो है बहुत अच्छे से तरक्की की और नए व्यापारिक राष्ट्रों में इनका भी नाम आने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अमेरिका का प्रभुत्व नहीं रहा। ठीक है, पूंजीवादी राष्ट्रों में, खासकर दुनिया अभी भी 2 खेमों में थी, एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ USA था, लेकिन पूंजीवादी खेमे की बात करें तो पूंजीवादी खेमे में सिर्फ अमेरिका ना रह करके कुछ और भी शक्तियां उदित हो रही थी। इसलिए अमेरिका ने एक संगठन भी बनाया था जिसका जिक्र हमने किया था, G7। ठीक है, तो जर्मनी और जापान का राइज होने के साथ साथ देशों के बीच जो है आर्थिक अंतर निर्भरता बढ़ रही थी। आर्थिक अंतर निर्भरता बढ़ने के कारण भी जो है कुछ नए सुधार जरूरी हो गए थे। साथ ही साथ जो पहले व्यापार वस्तुओं तक सीमित रहता था, कृषि भी व्यापार में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान पाती जा रही थी। कृषि के उत्पाद, भले वो डेयरी उत्पाद हो या और अनाज इत्यादि का निर्यात आयात हो, और विभिन्न देश जो थे, जैसे हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है बाहरी देशों के साथ भेदभाव करता था। यानी जो यूनियन के सदस्य देश हैं उनके साथ उनको ज्यादा तरजीह दी जाती थी बजाय के जो बाहरी देश हैं। खुद के लिए शुल्क कम थे, बाहरी देशों के लिए कुछ प्रतिबंध थे, कुछ कोटा वगैरह, सब्सिडी इत्यादि प्रकार की कई जो गैर प्रशुल्क की बाधाएं थी, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर, एक नया सेक्टर बूम किया उस जमाने में, और इसमें अमेरिका का प्रभुत्व उभरा। अमेरिका में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो चूंकि गेट में सर्विस तो शामिल ही नहीं था, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर शामिल नहीं था, तो ये भी एक कारण रहा। अब गेट का मुख्य काम था कि गेट काम करता था
टेरिफ बैरियर्स को हटाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर भी थे जिन्हें गैर प्रशुल्क बाधाएं कहा जाता है। गैर प्रशुल्क बाधाएं या नॉन टेरिफ बैरियर्स, इसमें कौन कौन सी आती हैं? यानी किसी चीज को कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, ये कोटा निर्धारित कर दिया जाए। अपने देशी उत्पादों को विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए देशी उद्योगों को या देशी उत्पादों को सब्सिडी दी जाए। ठीक है। खुद सस्ते श्रम और कम गुणवत्ता की चीजें निर्माण करके किसी दूसरे देश में डंप किए जाएं, जैसा कि चाइना पर आरोप लगता रहता है, जिसे डंपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार की नई बाधाएं भी सामने आ रही थी। तो ये भी एक कारण रहा कि WTO की पृष्ठभूमि निर्मित होना शुरू हुई। इसी जमाने में जिनको हम कहते हैं एशियन टाइगर्स, सिंगापुर, ताइवान इत्यादि जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, ठीक है, इन देशों का बहुत तेजी से उभार हुआ, बहुत तेजी से इनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और इनकी तीव्र आर्थिक विकास ने भी जो है एक नई मांग पैदा की कि भाई जो है व्यवस्था का पुनर्संरचना व्यवस्था की जानी चाहिए। अब विकसित देशों ने अपनी व्यवस्था को, यहां तक की बातें ठीक थी, विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करने के कुछ और तरीके खोजना उन्होंने शुरू किया, क्योंकि विकासशील देशों की एक स्थिति ऐसी थी कि वहां की जनसंख्या ज्यादा थी, वस्तुओं का, सेवाओं का मुक्त आदान प्रदान होता तो हो सकता था कि विकासशील देशों को भी फायदा काफी हद तक मिलता। लेकिन कुछ ऐसे नॉर्म्स लगा दिए गए जिनको गैर व्यापारिक बाधाओं में, ये गैर प्रशुल्क बाधाएं हैं, हालांकि व्यापारिक हैं, ये व्यापार के दायरे में ही आती हैं लेकिन टैरिफ के दायरे में नहीं आती। कुछ ऐसी बाधाएं जो व्यापार के दायरे में ही नहीं आती, जिन्हें नॉन ट्रेड बैरियर्स, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स और नॉन ट्रेड बैरियर्स, गैर व्यापारिक बाधाएं। इन बाधाओं में कौन कौन सी आती हैं? जैसे बाल श्रम, यानी बहुत बार क्या होता है कि अमेरिकी देश या यूरोपियन देश भारत को की चीजों को इस नाम पे बैन कर देते हैं कि इस चीज को बनाने के लिए भारत में जो है बाल श्रम का, बालकों से जो है काम करवाया गया है, 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों से। और आपने नाम सुना होगा कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम उबारने की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान उन्होंने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया है और उन चीजों को दुनिया के सामने उजागर किया है कि एक बहाना दुनियावी देशों को मिल गया है। कुछ और भी आरोप लगाए जाते हैं इस मुद्दे पर, उनकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो बाल श्रम एक विकसित देशों के लिए एक मुद्दा रहता है कि इस बहाने वो विकासशील देशों की चीजों को बैन कर देते हैं। दूसरा मुद्दा एक आता है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। विकसित देश कई बार इस नाम पे भी चीजों को जो है बैन कर देते हैं, निर्यात को, कि इसमें निर्माण में जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एक नई चीज और आई, पर्यावरण। विकासशील देशों ने पर्यावरण की समझ बननी ही शुरू हुई थी, यानी जिन देशों का सबसे ज्यादा योगदान रहा पर्यावरण खराब करने में, विकसित देशों का, उन्होंने धीरे धीरे ऐसी तकनीकें विकसित कर ली जो पर्यावरण प्रदूषण कम करती थी। तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से जो है विकासशील देशों को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो उन पर जो है इस प्रकार का बंधन लगा दिया गया कि भाई आप जो है पर्यावरण प्रदूषण यदि आप करेंगे, आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट से यदि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो हम उनको नहीं खरीदेंगे। यानी हर तरीके से हतोत्साहित करने का भी काम हो रहा है। और एक स्वच्छता मानक भी कई प्रकार के बनाए गए,
सैनिटरी मेजर्स जिनका पालन करना जरूरी होता है। अच्छा, इन चीजों में एक बड़ा योगदान जो है शीत युद्ध का भी रहा। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, पहले क्या थे, शीत युद्ध के दौर में दो प्रतिद्वंदी थे। मान लीजिए हमें किसी चीज की जरूरत है, यूएसएसआर के पास नहीं है। हम विकासशील देश अक्सर क्या करते थे कि इन देशों को खेमा बदलने की धमकी देते थे कि भाई अमेरिका वाले तुम नहीं दोगे तो हम सोवियत संघ के पास चले जाएंगे। इस प्रकार से दुनिया प्रति संतुलित हो रही थी। अब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, शीत युद्ध का अंत हुआ, तो सिर्फ एक ही महाशक्ति बच गई, यूएस, और खुद रूस जो था वो अमेरिका के पाले में चला गया। तो दुनिया के देशों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प रह गया, एक ही चौधरी उनका बच गया, वो था अमेरिका। अपनी शर्तों पर, मनमानी शर्तों पर व्यापार करने के लिए इन्होंने इन संगठनों का भी सहारा लिया और नाम ये लगाया गया कि भाई हम जो है दुनिया को कनेक्ट कर रहे हैं, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। पहले भी हमने आपको बताया था कि अभी दोबारा बता रहे हैं, जो देश टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इन सब चीजों में आगे रहा है, उसने, यानी जिनके उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी है, उसने मार्केट को ओपन करने की वकालत की है, बाजार को खुला रखने की वकालत की है। अमेरिका ने भी ऐसा ही किया, पूंजीवादी देशों ने ऐसा ही किया कि विकासशील देशों के बाजार तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच हो, उनके जो सब्सिडी, कोटा, इत्यादि चीजों को रोका जाए, इत्यादि चीजों के थ्रू जो है विकासशील देशों को रोका भी जाए और हमारी जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको एक बाजार के रूप में जो बड़ी जनसंख्या भारत जैसे देशों की, चीन जैसे देशों की है, उनमें पहुंचाया जाए, उनको एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाए। तो ये भी आरोप लगते हैं कि वास्तव में ये जो है ग्लोबलाइजेशन ना होकर के और सिर्फ एमएनसीज को बाजार दिलाने का एक काम है। खैर, गैट से डब्ल्यूटीओ बनने की हम पृष्ठभूमि समझ रहे थे, तो कुछ चीजें हमने समझी कि जैसे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक अंतर निर्भरता बढ़ी, ईयू भेदभाव करता था, अमेरिका में सर्विस सेक्टर बढ़ा, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कुछ सामने आए, नॉन ट्रेड बैरियर्स भी कुछ सामने आए, एशियन टाइगर्स का उदय हुआ। ये सब बातें जो है सुझा रही थी कि कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ सुधार करना जरूरी है। अब गेट में क्या होता था कि जब वार्ताएं होती थी तो लंबे लंबे दौर चलते थे, 7-7, 8-8 साल तक वार्ताएं चलती रहती थी, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता था। इसी प्रकार जो अंतिम दौर जो हुआ था उसको कहा जाता है उरुग्वे दौर। उरुग्वे दौर की वार्ता, ठीक है। इस उरुग्वे दौर में क्या हुआ, ये चला था शायद 1986 से 1994 तक, 86 से 94 तक उरुग्वे दौर चला। और इसमें जिन चीजों की, जो चीजें हमने आपको बताई, उन्हीं सबको शामिल करने की बात की गई। जैसे इसमें मुद्दा उठाया गया कि भाई कृषि को भी इसमें शामिल किया जाए, सेवा क्षेत्र को या सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया जाए, ये एक मुद्दा उठा। साथ ही साथ इसमें मुद्दा उठाया गया कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, गैर प्रशुल्की बाधाएं हैं, ठीक है, उनको दूर किया जाए। गैर प्रशुल्की बाधाएं यानी कोटा, सब्सिडी और डंपिंग जैसी जो बाधाएं हैं वो सभी, उनको दूर करने के लिए कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, कुछ सहमति बननी चाहिए, क्योंकि इन नॉन टैरिफ बैरियर्स के थ्रू जो है व्यापार को, दूसरे देशों को हतोत्साहित किया जाता है, व्यापार को हतोत्साहित किया जाता है। फिर कुछ नए कंसेप्ट भी आए जिन्हें कहा जाता है, एक ट्रिप्स है और एक है ट्रिम्स। ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। ट्रिप्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रिप्स में आता है एक तो पेटेंट,
यानी जो भी आप अपने मस्तिष्क की उपज से जो चीजें, जो संपदा अर्जित करते हैं, जो विकास करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, अनुसंधान के जरिए किसी नई चीज को लाते हैं दुनिया के सामने, भले ही चाहे वो नई दवाई हो, नई किताब हो, नया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो। तो इसमें 3 चीजें आती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, और भी काफी सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये 3 मुख्यतः जिनका जिक्र किया जाता है, और एक जीआई। इस प्रकार की 6-7 चीजें हैं। तो पेटेंट में मूलतः ये उत्पादों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, यानी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या कुछ मेडिसिन वगैरह है, उसके लिए जिस कंपनी ने उसको डेवलप किया है उसको वो पेटेंट दे दिया जाता था कि भाई ये आपने डेवलप किया है, और कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी उसका अगर व्यापारिक इस्तेमाल करेगा तो वो आपकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकेगा। इजाज़त लेने का मतलब जिसने इसको डेवलप किया है उसको कुछ पैसे देगा, कुछ शुल्क जो उनकी सहमति पर आधारित होगा, और उसके बाद ही जो है इसका कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकता है। ऐसे ही कॉपीराइट में अक्सर साहित्यिक रचनाएं आती हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, लेख इत्यादि सब आते हैं, सॉफ्टवेयर। जीआई टैग में भौगोलिक संकेतक है, जैसे बासमती चावल या कहीं का लड्डू फेमस हो, रसगुल्ला हो, ये सभी। अब इन चीजों के लिए जो है पहले अलग अलग देशों में अलग अलग नियम थे, तो ये सहमति बनी कि पूरी दुनिया में एक जैसे मानक होने चाहिए, एक जैसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, ताकि ये चीजें जो है इन पेटेंट का, कॉपीराइट का, जीआई टैग्स का उल्लंघन ना हो। ऐसे ही एक ट्रिम्स है। ट्रिम्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रिम्स का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब सीधे सीधे यदि देखें तो भारत सरकार मारुति और होंडा में कोई फर्क नहीं करेगी, दोनों को एक जैसे इन्वेस्टमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। भारत सरकार रिलायंस में और सऊदी अरब की कोई तेल कंपनी है उसमें भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। भारत सरकार बीकानेर वाला का रेस्टोरेंट और केएफसी के रेस्टोरेंट में कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रकार के मुद्दे ट्रिम्स के अंतर्गत आए, ठीक। तो एक सहमति बननी शुरू हुई कि भाई ठीक है, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ट्रिम्स, कृषि सेवा को इनमें शामिल करना, इन सब पे बात जो है आगे बढ़नी चाहिए। अब परिस्थिति हमने आपको उस समय की बतलाई थी कि दुनिया के जो विकासशील देश थे उनके सामने पहले 2 विकल्प होते थे कि यदि वो चाहते तो यूएसएसआर के पास चले जाते, जब उनका मन करता तो अमेरिका के पास जा सकते थे। अब दुनिया का नेता एक ही था, आर्थिक मदद लेनी हो या जो भी दुनिया की संस्थाएं थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इत्यादि, सभी पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो चुका था। यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, खुद रूस जो है अमेरिकी पाले में आ चुका था। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि विकासशील देशों के सामने कोई और चारा बचा नहीं। अब फिर जो है एक सहमति बनी, या कहें कि बनवाई गई अमेरिका द्वारा, जिसे कहा जाता है वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति, इसके जरिए क्या हुआ, वाशिंगटन सहमति के जरिए यूएसएसआर के विघटन के बाद ये तय हुआ कि एलपीजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जो है बढ़ाया जाएगा दुनिया में। एलपीजी माने कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। शब्द अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। उदारीकरण का मतलब
राज्य का जो नीति है वो उदार होगी, भेदभाव रहित होगी, और प्राइवेटाइजेशन यानी राज्य का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, राज्य का काम व्यापार करना नहीं है। इसलिए व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण कर दिया जाए, अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए उदारीकरण के जरिए, और अर्थव्यवस्था जब खुल जाएगी तो दुनिया आपस में संपर्कित हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, तो जो व्यवस्था उत्पन्न होगी वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की व्यवस्था होगी। तो तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। वाशिंगटन सहमति में ये तय हुआ कि जो है एलपीजी का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी को कुछ और नाम भी दिए जाते हैं। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, उनको श्रेय जाता है कि उन्होंने जो है ब्रिटेन में उदारवादी नीतियों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तो इसी को एक और नाम दे दिया जाता है, इसे थैचरवाद या थैचरिज्म भी कहा जाता है। अमेरिका में जिस राष्ट्रपति ने उदारवादी नीतियों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया थे वो थे रीगन, तो इसे रीगनवाद भी कहा जाता है। यानी ये सिनोनिम हैं, समानार्थक हैं, भले ही रीगनवाद आ जाए, थैचरवाद आ जाए, वाशिंगटन सहमति आ जाए, कंसेप्ट एक ही है मूल में, यानी किसी भी येन केन प्रकार एलपीजी को प्रोत्साहन देना है। तो कैसे दिया जाएगा? तो जो विश्व वैश्विक वित्तीय संस्थाएं थी, वित्तीय संस्थाएं यानी कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये दो संस्थाएं थी। ये उदारीकरण और निजीकरण को अपनी नीतियों के जरिए ये उदारीकरण को भी बढ़ाएंगी, अपनी नीतियों के जरिए निजीकरण को भी प्रोत्साहन देंगे। उदारीकरण निजीकरण प्रक्रिया है, वैश्वीकरण परिणाम है। तो ये जो है उदारीकरण और निजीकरण को प्रोत्साहन देगी, जिससे दुनिया वैश्वीकृत होगी। कैसे करेंगी? तो इन्होंने निर्देश दिया देशों को कि आप जो है सबसे पहला काम कीजिए कि जो मुफ्त में अनाज देते हैं जनता को, मुफ्त में बिजली देते हैं, मुफ्त में पानी देते हैं, वो सब बंद कर दीजिए। यानी राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनको बंद करने के लिए कहा गया विकासशील देशों को। कल्याणकारी खर्च में कटौती कर दीजिए, कल्याणकारी, क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे एक मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी है, अब सरकार जो है मुफ्त में पानी दे रही है, तो उस कंपनी को बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी वो कंपनी और बंद हो जाएगी। इसलिए विकसित देश ये कहते थे कि पानी को बाजार के हवाले कर दो, अनाज को बाजार के हवाले कर दो, बाजार तय करेगा कि किस कीमत पर बेचना है, किस कीमत पर नहीं बेचना। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या बताया? एक आपको मैंने बताया था संरचनात्मक समायोजन का सिद्धांत, यानी जिन देशों में भुगतान संतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जैसे भारत भी उनमें एक था, तो ये संस्थाएं दबाव डालती थी कि आप अपनी व्यवस्था को इस प्रकार से बनाइए ताकि विकसित देशों की कंपनियों को घुसने का, एमएनसीज को घुसने का मौका मिले, या अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसका उदारीकरण कीजिए, निजीकरण कीजिए, सरकारी कंट्रोल जो है वो हटाइए उस पर से। ऐसा संरचनात्मक समायोजन का कार्यक्रम चलाया गया इन्हीं वैश्विक संस्थाओं के द्वारा। ठीक है, और देशों को निर्देश दिया गया कि वो अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम रखें, फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखें, या राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें। राजकोषीय अनुशासन का मतलब कि घाटे की, अब यदि कल्याणकारी योजनाएं राज्य चलाएगा तो खर्चा ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी। यदि उसको राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना है तो इस प्रकार से व्यवस्था को बनाना होगा कि खर्चा कम करना पड़े और आमदनी ज्यादा हो। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब इन तीनों का सार यही है कि राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था से हटा लीजिए, अर्थव्यवस्था को एमएनसीज के लिए खोल दीजिए, दुनिया की जो सारी कंपनियां हैं उनके लिए खोल दीजिए, उनको जो है अपने बाजार में आने दीजिए। सार यही है वाशिंगटन सहमति का।
अब यहाँ कुछ विकासशील देशों की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। विकासशील देश कह रहे हैं कि ठीक है ये बातें तो, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं। वो मांगे क्या थी? मांगी खैर मानने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि 2 खेमे थे, एक खेमा नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी आश्वासन मिलेगा, आश्वासन दिया जाएगा विकसित देशों के द्वारा। तो पहली मांग थी विकासशील देशों की कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर हमने आपको बताया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, वो मूलतः ब्रेटन वुड्स संस्थाओं पर आधारित था। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, गेट ने जो ऑर्डर और नीतियां निर्धारित की थी, उनके जरिए ही जो है ये निर्धारित हुआ। यानी इसको निर्धारित करने वाली जो पुरानी संस्थाएं हैं, वर्तमान व्यवस्था को कौन निर्धारित करता है? ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। अब ये क्या कह रहे हैं? न्यू IMF को, IBRD या विश्व बैंक को और गेट को, इनको दोबारा इसका रिस्ट्रक्चर कीजिए, पुनर्संरचित कीजिए। साथ ही साथ एक और चीज हमने देखी थी कि ट्रेड नोट एड का नारा भी इन्होंने दिया कि आप व्यापार कीजिए, मदद देने का बहाना मत ढूंढिए, मदद देने के बहाने हमारी अर्थव्यवस्था पे कब्जा करने की कोशिश मत कीजिए। एक और मांग विकासशील देशों ने नियो के जरिए जो उठाई थी, वो थी फेयर ट्रेड की। फेयर ट्रेड, ठीक है, यानी फ्री ट्रेड की बजाय फेयर ट्रेड। विकसित देश बात करते थे फ्री ट्रेड की, मुक्त व्यापार की, ये बात करते फेयर ट्रेड या उचित व्यापार की। उचित व्यापार में ये कहते थे कि भाई आप लोगों ने उपनिवेशवाद के चरण में हमारी जो संसाधन है उनका शोषण किया है, इसलिए जो वर्तमान व्यवस्था बना रहे हैं उसमें हमें कुछ प्रेफरेंशियल बिहेवियर या वरीयता हमें दी जानी चाहिए। इस प्रकार की मांग उनकी रहती थी। साथ ही साथ विकासशील देश चूंकि प्राकृतिक संसाधनों में धनी है और प्राकृतिक संसाधनों का झुकाव जो है, चाहे आप अफ्रीका देखें, दक्षिण अमेरिका देखें, भारत देखें, प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। तो विकासशील देशों की ये मांग थी कि हमारा जो है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि ठेका MNCs को, जिसको ठेका दिया जाए किसी काम के लिए, वो पूरे क्षेत्र को ही उजाड़ बना दे या पूरे प्राकृतिक संसाधनों का अपने हाथ में नियंत्रण ले ले और वहाँ कुछ बचे ही नहीं, वहाँ के स्थानीय नागरिकों को कुछ लाभ ना मिले। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा नियंत्रण बना रहना चाहिए। साथ ही कहते थे कि MNCs पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार विकासशील देशों की मांगे थी नियो व्यवस्था के जरिए। और क्या मांगे थी? तो ये कह रहे थे कि वरीय व्यापार में हमें व्यापार में वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि हम शोषण का शिकार रह चुके हैं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन का एक और यहां जिक्र आता है कि यूरोपियन यूनियन ने टेक्सटाइल या कपड़ा के आयात पर इन्होंने जो है कोटा लगा रखा था, कि एक मात्रा निर्धारित कर रखी थी कि यदि इतने प्रतिशत से ज्यादा जो है आयात ना होने पाए और हमारे जो घरेलू उद्योग जो है उसको संरक्षण मिल पाए। इस प्रकार के कोटे को भी जो है ये हटाना चाहते थे। आप आज भी देखते हैं कि भारत के निर्यात में टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा योगदान है, कपड़ा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस चीज को हतोत्साहित किया जाता है यूरोपियन यूनियन द्वारा या यूरोपीय देशों द्वारा। तो हमने ये मांग की, या विकासशील देशों ने मांग की, कि कपड़ा उद्योग में जो कोटा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा लगाया गया है उसको हटाया जाए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि विकसित देशों ने आज तक हमारा शोषण किया है, तो हमें कम से कम तकनीक तो आप दे ही सकते हैं, तकनीक का हस्तांतरण कीजिए। यानी कुछ ऐसा माहौल पैदा कीजिए कि हम लोग बराबर की व्यवस्था पे आ जाए, उसके बाद आप कंपटीशन कीजिए।
ऐसी इस प्रकार की इनकी मांग थी विकासशील देशों की। ठीक है, तो इसी परिस्थितियां ये बन करके और फिर गेट से डब्ल्यूटीओ के गठन का माहौल बन रहा था। कुछ बातें मानी गई, कुछ नहीं मानी गई, हालांकि प्रभुत्व अमेरिका का ही रहा। एक और धारणा यहां आती है जिसे कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में स्पार्टा, एथेंस इत्यादि के बारे में जिक्र आता है। तो इसका कहानी की तरफ ना जाते हुए इसका सारांश हम आपको बताते हैं। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है कि फियरफुल, यानी किसी चीज के प्रति डर पैदा होना। तो विकासशील देशों में जो है ट्रोजन हॉर्स जैसी भावना पैदा हो गई थी। ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार से कि विकासशील देश जो है उनको ये लग रहा था कि जो निजीकरण हो रहा है या उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे हितों के प्रतिकूल हैं। हमें और ज्यादा शोषण करने का इसके जरिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहली प्रक्रिया यही थी। विकासशील देशों की ये फिक्र थी कि हमारे घरेलू उद्योग तो अभी तक विकसित ही नहीं हुए हैं, वो प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएंगे। तो इनको अपने घरेलू उद्योगों के संरक्षण की भी चिंता थी। ठीक है, साथ ही साथ विकासशील देशों ने ट्रिप्स का भी विरोध किया। ट्रिप्स हमने आपको बताया था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक परंपरा, श्रुत परंपरा रही है। इसमें ज्ञान का जो स्थानांतरण है, नॉलेज ट्रांसफर, जनरली पीढ़ियों से होता आ रहा है। चाहे आयुर्वेद की परंपरा हो, सुन करके हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुन करके अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जैसे हल्दी है, नीम है, भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। कोई पेटेंट हमारे पास नहीं था। अमेरिकियों द्वारा क्या किया गया कि अमेरिका ने हल्दी का और नीम का भी पेटेंट करवा लिया था। फिर हमने डब्ल्यूटीओ में जाकर के लड़ाई लड़ी, बताया कि हम पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तब जाकर के जो है मामला थोड़ा बहुत सुलटा है। इसी प्रकार बासमती राइस भारत में होता है, तो अमेरिका ने इसकी नकल करके एक टेक्समती निकाल दिया था। उसमें भी फिर जो है विवाद काफी लंबे समय तक चला। तो इस प्रकार की बातें, विकासशील देशों को ये डर था कि विकसित देश जो है गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी राइट्स को हथिया सकते हैं और इसके जरिए एक जो ज्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा कृषि पर, क्योंकि पेटेंट कराए हुए बीजों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक कंपनी बीज विकसित करती है, उसका पेटेंट उसके पास जब होता है, तो अगर वो किसी दूसरी कंपनी को उसके प्रोडक्शन का अधिकार देती है तो उससे ऊंची कीमत वसूलती है। वही ऊंची कीमत का प्रभाव जो है किसानों पर भी पड़ता है। कृषि और खास दूसरा स्वास्थ्य क्षेत्र, जब दवा एक कंपनी विकसित करती है तो ऐसा ही असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो सस्ते कृषि उत्पाद, सस्ते बीज, सस्ते उर्वरक और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, ये उपलब्ध कराना विकासशील देशों की मुख्य चिंता थी और ट्रिप्स के जरिए जो है इसमें बाधा आ सकती थी। इसलिए विकासशील देशों ने ट्रिप्स का भी विरोध किया। यानी मूल रूप से ये वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध की बजाय हम इसको कहेंगे कि एक अनिच्छा इनकी है। हालांकि ये भी चाहते हैं कि दुनिया के देशों के साथ व्यापार किया जाए, लेकिन हमारे हितों का संरक्षण करके। इनकी मुख्य चिंता है कि व्यापार को जो है सर्वसमावेशी, इंक्लूसिव बना लिया जाए, यानी सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हों उसके बाद दौड़ लगाएं। ऐसा नहीं है कि एक दबे कुचले हैं वो भी उसी तरह दौड़ रहे हैं।
कंपटीशन का फेयर माहौल होना चाहिए, फ्री ट्रेड के बजाय फेयर ट्रेड होना चाहिए। तो उरुग्वे चक्र जब चल रहा था ये तमाम मुद्दे उठे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है इनका कंसर्न था विकासशील देशों का। तो कुछ मुद्दों पर कुछ आश्वासन जो है दिए विकसित देशों ने। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है वरीय व्यापार जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड की सुविधा देंगे विकासशील देशों को, साथ ही साथ बाजार तक पहुंचने की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यानी विकसित देशों के बाजार तक आपको आसानी से पहुंचने दिया जाए, कोई उसमें इस प्रकार के बैरियर या श्रम मानक इत्यादि जो है, हालांकि माना नहीं गया इन बातों को पूरी तरीके से, लेकिन विकसित देशों ने आश्वासन दिया कि आपको वरीय व्यापार प्रेफरेंशियल ट्रेड किया जाएगा, बाजार तक पहुंच आसान बनाई जाएगी, और हम लोग जो है यानी विकसित देश कृषि सब्सिडी को हटा लेंगे और विकासशील देश ना हटाएं तो भी चलेगा, ऐसा उस समय सहमति बनी। हालांकि इस पर एक भी बात पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ है आज तक, और ये सारे विवाद बने हुए हैं। तो ये आश्वासन दिया विकसित देशों ने, कहा कि व्यापार में आपको वरीयता होगी, बाजार तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी, हम अपनी कृषि सब्सिडी हटा देंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकसित देशों में मुश्किल से 4-5% आबादी होती है जो कृषि पर निर्भर होती है, और बहुत बड़ी मात्रा में कृषि सब्सिडी दी जाती है विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को। तो ये जो है भारत में लगभग आधी से ज्यादा आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। सब्सिडी देते हुए भी उस मात्रा में हम सब्सिडी नहीं दे पाते हैं जिस मात्रा में अमेरिका द्वारा जैसे देशों द्वारा दी जाती है, क्योंकि इनकी आबादी का एक कम हिस्सा जो है इस काम में संलग्न है और हमारी आबादी का अधिकतर हिस्सा उस काम में लगा हुआ है। तो किस प्रकार से बराबरी कर पाएंगे? तो इस प्रकार से सब्सिडी खत्म नहीं की गई है और विवाद लगातार बना हुआ है। लेकिन उस समय ये सहमति दी गई, आश्वासन दिया गया कि ये सब बातें होंगी, और उरुग्वे दौर खत्म हुआ 1994 में। सहमति बनी कि अब जो है एक संगठन बनाया जाएगा जिसका नाम होगा WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मकसद क्या होगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मकसद, पहला मकसद तो गेट की तरह बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, मल्टीलेटरल ट्रेड को जो है एनकरेज करना। दूसरी बात जो उस वहां नहीं थी, गेट में जो चीजें नहीं थी, बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता था गेट भी, लेकिन जो दूसरी चीज हम जिक्र करने जा रहे हैं, सतत विकास। सतत विकास को बढ़ावा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों पर उतना ही असर हो जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ नुकसान नहीं झेलना पड़े, यानी कि प्राकृतिक अवस्था बनी रहे। प्रकृति से हम जितना ले रहे हैं उतना प्रकृति अपने आप पुनर्निर्माण करती चली जाए और ये प्रक्रिया सतत जारी रहे। ऐसा नहीं कि प्राकृतिक संसाधन लुप्त हो जाए। विकास की प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए, ये कंसेप्ट लाया गया। यानी इसमें कहा गया कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब यहां भी देखने वाली बात है कि विकसित देश तो पहुंचा चुके हैं पर्यावरण को नुकसान, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही पहुंचाया है। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली, पर्यावरण मित्र तकनीक, इको फ्रेंडली टेक्निक जो है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित कर ली। फिर हमें बोल रहे हैं कि आप भी जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने कहा कि फिर हमें वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा पेटेंट है, पैसे दो। तो ये भी फिर विवाद बना रहता है। और एक और
इसमें व्यवस्था की गई कि जो भी देशों के बीच व्यापारिक विवाद होंगे, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट को सेटल किया जाएगा, व्यापार विवादों को हल करने का भी एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। इन उद्देश्यों के साथ 1995 में डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ। उसकी संरचना की यदि हम बात करें, डब्ल्यूटीओ की संरचना, स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो इसमें कुछ समितियां होती हैं। सबसे मुख्य बात तो डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, तो 2 साल में, हर 2 साल में जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, आरंभिक दौर में शायद 125 सवा के लगभग 123 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, फिर इसमें कुछ जुड़े भी, कुछ बाहर भी हुए। तो इसकी संरचना में सबसे पहला मुख्य सिद्धांत जो आता है कि डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण करते समय, कोई भी फैसला करते समय क्या होगा, क्या मैकेनिज्म उसकी होगी, तो उसके लिए बता रहे हैं कि हर 2 साल में जो भी वाणिज्य मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होगी। वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में के जरिए ही जो है फैसला लिया जाएगा, निर्णय निर्माण किया जाएगा। फिर उसमें कुछ परमानेंट कमेटी भी होंगी, जिसमें एक समिति है डिस्प्यूट सेटलमेंट्स कमेटी या विवाद निस्तारण समिति। विवाद निस्तारण समिति जिसे कहा जाता है, देशों के बीच जो व्यापारिक विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए जो समिति बनाई गई। एक है व्यापार नीति समीक्षा, व्यापार नीति समीक्षा समिति। ये देखेगी कि ट्रेड पॉलिसी किसी देश की डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के लिए इसका पालना ऐच्छिक नहीं है, बल्कि जरूरी है इसके प्रावधानों को मानना। तो ये व्यापार नीति की समीक्षा करेगी ये समिति। फिर और कुछ भी दूसरी समितियां भी हैं, जैसे व्यापार पर कुछ समिति हो सकती है, कृषि पर कोई समिति होगी, ट्रिप्स के लिए, ठीक है, या ट्रिम्स के लिए, इत्यादि समितियां हैं। अब इसके सिद्धांत की यदि हम बात करें कि किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो डब्ल्यूटीओ का जो प्रिंसिपल है वही जहां गेट में था, समान व्यवहार। यहां भी देखा जाए तो विकासशील देशों की मांग पूरी नहीं हुई। कुछ हद तक कोशिश की गई वरीय व्यापार की, लेकिन पूरे तरीके से जो फेयर ट्रेड की उनकी मांग थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस पूरी संरचना का मकसद ये था कि विकासशील देशों की, विकसित देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनको एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाए। ये मूल मकसद था। यूएसएसआर का विघटन हो चुका था, अमेरिका अपने मनमाने रवैये से इन चीजों को निर्धारित किया है। कहने को सिद्धांत है समान व्यवहार होगा, भेदभावहीनता नहीं होगी। अब इस स्थिति में तो वही विजयी होगा जिसके पास ज्यादा डेवलपमेंट होगा टेक्नोलॉजी का, या और जो भी व्यापार संबंधित चीजें हैं, अच्छे प्रोडक्ट, बड़ी कंपनियां, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में हो। जिस देश के पास ज्यादा पैसा है वही ज्यादा रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाएगा। जो ज्यादा रिसर्च फैसिलिटीज जहां होंगी वहीं पर जो है अनुसंधान के कार्य होंगे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जो है बनाए जा सकेंगे। जिसके पास पैसा ही नहीं है, रिसर्च की फैसिलिटी नहीं है, वो कहाँ से अच्छे उत्पाद बना पाएंगे। समान व्यवहार के बाद एक सिद्धांत इसमें आता है, MFN का कंसेप्ट लाया गया, मोस्ट फेवर्ड नेशन। भारत पाकिस्तान का जब विवाद हुआ था उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को MFN का दर्जा दे रखा था। फिर जब विवाद हुआ, लड़ाई हुई, तो उस समय भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीन लिया। यानी इसमें एक देश के साथ जो है वरीय व्यापार या एक देश के उत्पादों को वरीयता दी जा सकती है। फिर ये बात करता है पारदर्शिता की, यानी जो गवर्नेंस है उसमें व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता लाई जाएगी।
ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट मेजर इसमें है, वो है सेफ्टी वॉल्व का। यानी यदि कोई देश डंपिंग के जरिए या नॉन ट्रेड या नॉन टेरिफ बैरियर्स के जरिए चीज़ों को बाधित करने की कोशिश करता है, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसा कि हम अमेरिका चीन विवाद में जो है यही मुद्दा मुख्य रूप से है, डंपिंग वाला। तो एक देश जो है दूसरे देशों पर शुल्क लगा करके उनको जो है हतोत्साहित कर सकता है। ऐसी सुविधा, सेफ्टी वॉल की सुविधा भी डब्ल्यूटीओ में दी गई है। ये थी संरचना, सिद्धांत, डब्ल्यूटीओ का मकसद, किस मकसद से बनाया गया। अब डब्ल्यूटीओ के मुद्दे क्या हैं, उनको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। मुख्य मुद्दे, डब्ल्यूटीओ की पहली जो बैठक हुई वो हुई थी सिंगापुर में। सिंगापुर में पहली बैठक हुई तो कुछ जो मुद्दे निकल के आए उनको कहा जाता है सिंगापुर मुद्दे। सिंगापुर मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे हैं? तो सबसे पहला मुद्दा जो उठाया गया वो ये था, अच्छा सिंगापुर के से एक बात ये भी ध्यान देने वाली है, सिंगापुर एक ऐसा देश है जो बहुत तेजी से जिसने विकास किया है, और उस समय विकसित देशों की श्रेणी में नहीं, विकासशील देश था सिंगापुर। और अमेरिका ने सिंगापुर में इस सम्मेलन का आयोजन करवा करके ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि हम लोग जो है शुरुआत विकासशील देशों से ही कर रहे हैं, ये डब्ल्यूटीओ जो है कहीं न कहीं विकासशील देशों के हित में ही है। वो चाहते तो अमेरिका में भी पहली बैठक करवा सकते थे, लेकिन एक विकासशील देश में पहली बैठक करवा करके डब्ल्यूटीओ का पूरा रंगारंग कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम सिंगापुर में किया गया। वहां से शुरुआत करा करके और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि सिंगापुर यदि तरक्की कर सकता है तो भारत जैसा देश भी कर सकता है और बाकी देश भी कर सकते हैं, इसलिए आइए डब्ल्यूटीओ में हम साथ मिलकर के काम करेंगे। इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की गई। तो इसमें जो मुद्दे उठे वो थे, एक था सरकारी खरीद में पारदर्शिता। सरकारी खरीद में पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि आप सरकारी जो कागज भेजने हैं उसमें इंडियन पोस्ट को भी उतना ही मौका दीजिए जितना आप कुरियर वालों को देते हैं, या फिर जो फोन लगाए जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उनमें बीएसएनएल को उतना ही मौका दीजिए जितना वोडाफोन को, एयरटेल को, इन सबको दिया जाता है। देखते हैं ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में टेलीफोन बीएसएनएल के होते हैं, पत्र व्यवहार डाक के जरिए, भारतीय डाक के जरिए किया जाता है। तो ये सब मुद्दे उठाए गए सिंगापुर की बैठक में, और ये भी बताया गया कि आप जो है निवेश को प्रोत्साहित कीजिए, यानी व्यापार बढ़ाने के संबंध में कुछ निवेश के उपाय कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ निवेश कंपनियां कर सकें। यानी अमेरिका और पूंजीवादी देश ये कह रहे हैं कि हमारी एमएनसीज को आप फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए ताकि वो आपके यहाँ अपना उद्यम लगाएं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि जो गैर व्यापारिक बाधाएं हैं उनको भी दूर कीजिए। गैर व्यापारिक बाधाओं में क्या आता है? सॉरी, ये इरेज हो गया हमारा पूरा, एक मिनट, दोबारा देखते हैं। हम बात कर रहे थे सिंगापुर मुद्दों की, ठीक है। सिंगापुर मुद्दे जल्दी से देख लेते हैं। सिंगापुर में जो मुद्दे उठाए गए उनमें पहला मुद्दा था सरकारी खरीद में पारदर्शिता का, ठीक है। दूसरा मुद्दा जिसकी हम बात कर रहे थे वो निवेश
से संबंधित मुद्दा था, यानी एमएनसीज को निवेश संबंधी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का। और तीसरा मुद्दा जो था वो नॉन ट्रेड बैरियर्स का, गैर व्यापारिक बाधाओं को दूर करने का था। और गैर व्यापारिक बाधाओं में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं उन्हीं की हम बात कर रहे थे। तो गैर व्यापारिक बाधाओं में जो बाधाएं आती हैं वो एक तो लेबर स्टैंडर्ड या श्रम मानक, यानी विकासशील देशों को कहा गया कि आप श्रम मानकों का पालन कीजिए। इसके पीछे भी कहीं न कहीं एक साजिश थी कि जो विकासशील देशों में सस्ता श्रम है उसको थोड़ा महंगा किया जाए, ताकि एमएनसी जो है या जो विकसित देशों का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा टिक पाए। श्रम मानकों का पालन कीजिए, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए। इस प्रकार की बातें की गई, गैर व्यापारिक बाधाएं हटाने की बात। और इन्होंने बताया कि एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होना चाहिए, यानी कि किसी एक कंपनी को प्रोत्साहन ना दिया जाए, फेयर कंपटीशन हो, चाहे देसी कंपनी हो, विदेशी कंपनी हो, टाटा हो, फोर्ड हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, ऐसी बात ये कह रहे हैं। तो ये सिंगापुर बैठक के मुद्दे थे। अब यहां भी विकसित देशों का फिर अपना कंसर्न आता है। विकसित देशों का चिंता क्या थी कि जो भूमंडलीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की जो परिभाषा तय की गई, भूमंडलीकरण में किस किस को शामिल किया गया? तो भूमंडलीकरण में शामिल किया गया वस्तु, सेवा और वित्त, गुड्स, सर्विसेज एंड फाइनेंस, इनका मुक्त आदान प्रदान, ये भूमंडलीकरण में शामिल किया गया। यहां भी आपको पूंजीवादी पक्षपात दिखेगा। अब विकसित देशों के पास ना अच्छी वस्तुएं हैं, सेवाओं की गुणवत्ता भी विकासशील देशों में विकसित देशों की बजाय कम है। फाइनेंस, पैसे की वैसे ही कमी है विकासशील देशों के पास। तो इन तीनों चीजों में विकासशील देश प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं विकसित देशों के साथ। किस में कर सकते हैं? तो विकसित देशों के पास तो जनसंख्या है, उसमें चाहे जिस मर्जी आ जाए हमसे कंपटीशन करवा लीजिए, हम सबसे आगे रहे। यानी जनसंख्या का मतलब श्रम शक्ति, लेबर। वैश्वीकरण की, भूमंडलीकरण की जो परिभाषा दी गई उसमें श्रम के मुक्त आदान प्रदान की बात नहीं की गई, यानी कि लोग मुक्त रूप से आए जाएं, उन पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी उनके आने जाने पर, ऐसी बात नहीं की गई। इसमें कहा गया कि वस्तु, सेवा और वित्त का मुक्त आदान प्रदान होगा। हमने कहा कि श्रम का भी मुक्त आदान प्रदान होना चाहिए, श्रम का मुक्त आदान प्रदान होगा, ये बात विकासशील देशों द्वारा की गई, लेकिन हुआ नहीं। आज भी हम देखते हैं कि अमेरिका जो है हर दिन वीजा पॉलिसी बदलता है, कभी H1B1 वीजा, कभी कौन सा वीजा, इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। यानी कहीं न कहीं वो जो है भारत की श्रम शक्ति को अमेरिका में घुसने से रोकता है ताकि अमेरिकी लोगों को रोजगार मिले। तो ये भी कहीं न कहीं भूमंडलीकरण का विरोध ही तो है। वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो भारत में एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, हमारे पास जो लेबर फोर्स है, उसको अपने बाजार में नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये एक भेदभावपूर्ण रवैया हमारा कंसर्न रहा कि आप जो है श्रम को भी इसमें शामिल कीजिए। अच्छा, और क्या बात थी? अब हम लोग पहले से मांग कर रहे थे फेयर ट्रेड की, वो बात भी नहीं मानी गई। और कुछ नई चीजें जो लाद दी गई, जैसे लेबर स्टैंडर्ड या पर्यावरण मानक, कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा, पर्यावरण को गलत तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे, इस प्रकार के जो मुद्दे जोड़े गए, उन सब से विकासशील देशों की कंपनियों को, विकासशील देशों को हतोत्साहित करने का कोशिश की गई। तो ये हमारे मुद्दे थे। हमने कहा कि भाई इनका समाधान होना चाहिए,
नहीं हुआ, विवाद चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ये थे सिंगापुर के मुद्दे। अब सिंगापुर के बाद बैठक होती है सिएटल अमेरिका में। ठीक है, अगली बैठक हुई सिएटल अमेरिका में। सिंगापुर के मुद्दों में कुछ आम सहमति नहीं हो पाई, लेकिन कुछ मुद्दे उठे जिन पर समाधान जरूरी था, वो फिर वार्ताएं चलती रहेंगी आगे। लेकिन जब सिएटल की बैठक हुई 1999 में, यह बैठक हुई, तो बहुत जोरदार विरोध हुआ उसका। सिएटल अमेरिका में है और खुद अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र होने के बावजूद यहां जो है बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। जब ये बैठक आयोजित की गई, बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इसमें बहुत सारे एनजीओज ने हिस्सा लिया, वर्ल्ड सोशल फोरम ने हिस्सा लिया, दुनिया भर के वैश्विक संगठनों का, वैश्विक नागरिक संगठनों का एक मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम, उन सब ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जो वैश्वीकरण की या नव उदारीकरण की ये जो नीतियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के पक्ष में है, ना तो विकसित देशों के पक्ष में है, ना विकासशील देशों के पक्ष में है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यापारिक घरानों के लिए लाभकारी है और इससे आम नागरिकों का कोई भी हित नहीं होगा। इतना जोरदार विरोध हुआ उस समय। एनजीओज, वर्ल्ड सोशल फोरम और जो भी वहां के नागरिक थे, उन सब ने इस बैठक का विरोध किया। ऐसा लगने लगा कि डब्ल्यूटीओ समाप्त हो जाएगा इस विरोध के बावजूद, और डब्ल्यूटीओ का भविष्य जो है खतरे में है, पूरा वैश्वीकरण खतरे में है। लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद दोहा में विकास वार्ता हुई सिएटल के बाद, और दोहा विकास वार्ता को जो है एक बड़ा आयाम माना जाता है, क्योंकि संघर्ष से चलते चलते, मुद्दों पर बातचीत करते करते, फिर दोहा वार्ता में भी काफी सारे मुद्दे उसमें और समाहित हुए। तो दोहा विकास वार्ता के मुद्दे हम देख लेते हैं। दोहा विकास वार्ता, हम जानते हैं कि राजनीति किस चीज का नाम है। राजनीति है संघर्ष के समाधान का एक तरीका, वस्तुतः राजनीति है। यानी कि एक ऐसा मेथड जिसके जरिए विभिन्न जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका समाधान किसी न किसी तरीके से हम खोजने में सफल हो जाएं, तो वो राजनीति है। ऐसा ही यहां भी हुआ। सिएटल में जो माहौल बना था उसको थोड़ा बहुत ठंडा करने की कोशिश की गई। विश्व व्यापार संगठन में सुधार की मांगें उठी, ठीक, और दोहा विकास वार्ता हुई। दोहा विकास वार्ता में जो मुद्दे उठाए गए उनमें भी सबसे प्रमुख जो था, सबसे पहला था कृषि का मुद्दा। अब कृषि के मुद्दे में हमने आपको बताया था, जब डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ तो विकसित देशों ने ये आश्वासन दिया था कि हम लोग जो है सब्सिडी खत्म कर देंगे, जिससे विकासशील देशों को कुछ प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब थोड़ा सा फर्क हम देख लेते हैं विकसित देशों की कृषि में और विकासशील देशों की जो कृषि व्यवस्था है उसमें क्या फर्क है। ठीक है, विकसित देशों में जो कृषि होती है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मुनाफे की गतिविधि है, ये एक आर्थिक मामला है। भारत जैसे देशों में जो कृषि होती है वो आजीविका का मामला, रोजी रोटी का मामला होता है। यानी कि अगर खेती नहीं करेंगे जिएंगे नहीं, खेती करने वालों की ऐसी दशा है। और जबकि अमेरिका में तो बहुत सी कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर कंपनियां जो कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। भारत में ऐसा नहीं है, जोतों का आकार छोटा है। भारत के विभिन्न विकासशील देशों की यही अवस्था है, लोग खेती पर निर्भर होते हैं, ना कि खेती से मुनाफा कमाते हैं। दूसरी बात, अमेरिका में ये एक निर्यात को प्रोत्साहन करने का मामला होता है। अमेरिका का मतलब हम सारे विकसित देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। निर्यात का मामला है। निर्यात का मामला यानी कि ये व्यापार
आजीविका के लिए कम, व्यापार करने के लिए, दूसरे देशों में बाहर भेजने के लिए उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। जबकि भारत में या विकसित विकासशील देशों में एक ग्रामीण विकास का मामला है, यानी खेती अच्छी हुई तो गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा, खेती अच्छी हुई तो गांवों का विकास संभव हो पाएगा, ऐसी स्थिति है। फिर हमने बताया कि आर्थिक मामला या व्यापार का मामला है, और यहां खेती अच्छी हुई तो समाज की स्थिति अच्छी हो जाएगी, यानी एक सामाजिक मसला भी है। मूलभूत फर्क है, यहां मोटा मोटा देखा जाए तो मुनाफे की कृषि होती है, मुनाफे के लिए होती है। यहाँ विकासशील देशों में सिर्फ और सिर्फ गुजर बसर करने के लिए खेती होती है, मुनाफा आज तक खेती से नहीं हुआ है। कुछ बड़े किसानों को छोड़ दें तो आमतौर पर किसानों की माली हालत ऐसी होती है कि वो एक सीजन से दूसरे सीजन तक बमुश्किल अपना गुजारा कर पाते हैं, और बहुत बार तो उन्हें बैंक से, महाजनों से इत्यादि से उधार लेकर के, अपना कर्ज लेकर के काम चलाना पड़ता है, फिर कर्ज जाल में भी वो फंस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। अब हम उस विकसित देशों से समान लेवल पर कंपटीशन करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए विकासशील देशों की मांग रहती है कि कृषि में आप लोग यदि फेयर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपनी कृषि की जो सब्सिडी है उसको बंद कीजिए, ताकि हमारे किसानों की आजीविका प्रभावित नहीं हो, यानी अपने पैसे कमाने के लिए किसी की रोजी रोटी ना छीने, ऐसी हमारी मांग है। एक दूसरा मुद्दा जो विकासशील देशों की ओर से किया गया वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सब्सिडी का। सब्सिडी के प्रकार आपको बता देते हैं। सब्सिडी के मूलतः 3 प्रकार होते हैं। इनको एक को बोला जाता है अंबर बॉक्स। अंबर बॉक्स सब्सिडी मूलतः एक्सपोर्ट के लिए दी जाती है, निर्यात के लिए दी जाती है, यानी ऐसे कृषि उत्पाद जिनके निर्यात के लिए सरकार सहायता दे, तो उस जो सब्सिडी है उसको अंबर बॉक्स सब्सिडी कहा जाएगा। दूसरी सब्सिडी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये फर्टिलाइजर के लिए दी जाती है, उर्वरकों के लिए दी जाती है, जैसे नीम कोटेड यूरिया हुआ, उसमें जो सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार की सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है। एक सब्सिडी होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है इको फ्रेंडली कृषि करने के लिए, पर्यावरण मित्र कृषि करने के लिए दी जाती है। तो ये 3 प्रकार की सब्सिडियां होती हैं, और विकसित देश जो है तीनों ही प्रकार की सब्सिडियां देते हैं। यही कारण है कि हमारे किसान उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन्होंने वादा किया था 2000 के दशक के अंतिम दौर में, 2010 से कुछ 2-3 साल पहले, 8 या 7 में, कि हम लोग जो है कम से कम एक्सपोर्ट वाली जो हमारी सब्सिडी है उसको खत्म कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, हमने आपको बताया था कि बहुत मुश्किल से 4-5% ऐसे लोग होते हैं विकसित देशों में जो कृषि की गतिविधियों में लगे होते हैं। बाकी ज्यादातर प्रोडक्शन या सर्विस सेक्टर में है, उनका अपना किसी का बिजनेस होता है। बहुत कम आबादी है जो इस पर निर्भर है। भारत जैसे देश में जहां 60 से 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, वो हम लोग उनसे सब्सिडी अगर देना भी चाहें तो उस लेवल पर नहीं दे पाएंगे कि 100 में से 4 लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हो, 100 में से 70 लोगों को, और पहले से ही हमारे पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो समान लेवल पर हम जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि वैश्वीकरण मूलतः अमेरिका द्वारा या विकसित देशों द्वारा अपनी एमएनसीज को बाजार देने का एक तरीका है। ये कोई विकासशील देशों के हित की कोई चीज नहीं है। फिर एक और मुद्दा जो उठाया गया, अब विकासशील देशों को साउथ भी कहा जाता है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट भी हम देखेंगे। तो विकासशील देशों की मांग को हम साउथ की मांग कहकर भी पाल सकते हैं। नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। नॉर्थ का मतलब विकसित देश,
इसको डायरेक्शन से ना लें। अब ऑस्ट्रेलिया भी नॉर्थ में आएगा क्योंकि वह विकसित है। अब भारत साउथ में आएगा। अगर वैसे देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है हम, भूमध्य रेखा के ऊपर की साइड है, लेकिन हमारा अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हम साउथ में आएंगे, ग्लोबल साउथ में हम शामिल होंगे, क्योंकि विकासशील विश्व में शामिल हैं। दो विकसित देशों के लिए ग्लोबल नॉर्थ और विकासशील देशों के लिए ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो साउथ की मांग एक और क्या है, सब्सिडी हटाने के अलावा, कि हम लोग जो है स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म चाहते हैं। ये क्या है समझेंगे अभी। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम अपने कृषि उत्पादों का संरक्षण कर सकें। कृषि उत्पादों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो इसके तरीके हैं कि एक तो कृषि आयात जो है, यानी भारत में बाहर के देशों द्वारा जो कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है, उस पर एक तो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए कि भाई इससे ज्यादा आयात नहीं की। जैसे दाल आयात कर रहे हैं तो भाई 20% से ज्यादा जितना कंजम्पशन होता है, जितना उपभोग होता है, उससे 20% या 15% जो भी लिमिट निर्धारित करें, उससे ज्यादा हम आयात नहीं करेंगे। ये हमारी मांग है। और एक दूसरी मांग की, हम इस पर जो है टैरिफ की रेट तय करना चाहते हैं, प्रशुल्क दर भी तय करना चाहते हैं। यानी दो तरीके से हम अपने जो घरेलू संरक्षण है, यानी कृषि, हमने आपको बताया कि अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, कैसे बचाएंगे, तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म से। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म कैसे लागू करेंगे, तो आयात की एक तो अधिकतम सीमा और एक टैरिफ लगा करके प्रशुल्क दर निर्धारित की जाए। टैरिफ की जो रेट है उसको निर्धारित कर दिया जाए कि भाई इस दर पर टैक्स लगेगा। ठीक है। अब एक मुद्दा जो है विकसित देशों द्वारा भी उठाया गया। विकसित देशों ने कौन सा मुद्दा उठाया? खाद्य सुरक्षा का। भारत में आप जानते हैं 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना। उससे पहले भी विभिन्न सारी योजनाएं चलती आ रही थी जिसमें गरीबों को 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, इस रेट में हम जो है अनाज, चावल, गेहूं इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं। तो अब किसान प्रोडक्शन करता है, सरकार उससे खरीद करती है एमएसपी पर। ठीक है। मान लीजिए गेहूं की कीमत है 2000 रुपए, 2000 रुपए क्विंटल। इसी गेहूं को 2000 रुपए क्विंटल में खरीद करके सरकार जो है 2 रुपए किलो में बेच देगी, यानी 200 रुपए क्विंटल में सरकार 1800 रुपए का घाटा उठा रही है। अब यहां विकसित देश ये कह रहे हैं कि हमारी कंपनियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। हमारी कंपनियों को यदि आप इस प्रकार के प्रोत्साहन देते हैं, किसानों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में इत्यादि चीजें उपलब्ध करवाते हैं, तो उसके जरिए कंपनियां हतोत्साहित होंगी, वो प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो मुफ्त में जो चीजें हैं वो देना बंद करें। ये मांग जो है विकसित देशों द्वारा उठाई गई। भारत ने इसका बचाव किया कि भाई हमारे ये जो है एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम इसके जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबी निवारण की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल भारत को इस चीज़ से छूट मिल गई है कि वो अपने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जरिए जो योजना चला रहा है उसको जारी रखे। एक और मुद्दा जो उठा वो था सेवा क्षेत्र का मुद्दा। प्रमुख मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का यदि हम डिवाइडेशन करें तो हम पाते हैं कि यहां हम नॉर्थ और साउथ करके देखें
विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण से देखें तो विकसित देशों का दबदबा है सेवा क्षेत्र में, विकासशील देशों में अभी भी जो है कृषि पर निर्भरता ज्यादा है और प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है जो भी इकाइयां हैं वहां पर। ठीक है, सेवा क्षेत्र में कुछ विभाजन किए गए हैं। कौन कौन से विभाजन हो सकते हैं? एक विभाजन है बीपीओ आउटसोर्सिंग का, यहां हमें फायदा होता है, यानी भारत में लेबर कॉस्ट कम है, श्रम का जो मूल्य है वो कम है, इस वजह से हमें फायदा होता है। दूसरा डिवाइडेशन एक किया जाता है चिकित्सा, मेडिकल फैसिलिटीज, पर्यटन, अध्ययन इत्यादि के जरिए जो है जिसको फायदा होता है वो है नॉर्थ। बीपीओ आउटसोर्सिंग में साउथ फायदे में रहता है, चिकित्सा, पर्यटन, अध्ययन इत्यादि में नॉर्थ फायदे में रहता है। तीसरी चीज आती है बैंक या विश्वविद्यालय। बैंक विश्वविद्यालय के जरिए जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं नॉर्थ में ज्यादा हैं, विकसित देशों का दबदबा यहां रहता है। और एक और चौथा है व्यक्तियों का, यानी यहां लेबर फोर्स आएगी, इसमें इंजीनियर्स और डॉक्टर्स। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का मुक्त आदान प्रदान, यहां फिर साउथ को फायदा रहता है। सर्विस सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखने के बाद एक और अगला मुद्दा हम देखते हैं, वो है भेदभावकारी व्यवहार का मुद्दा, जो हमने पहले भी आपको बताया था, यानी भेदभावकारी व्यवहार। यहां विकासशील देश अक्सर ये मांग करते हैं कि हम लोगों के साथ, हमारे देश के साथ वरीय व्यवहार होना चाहिए। वरीय व्यवहार का मतलब हमारे व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम शोषित रहे हैं उपनिवेशवादी काल से, इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, रिसर्च फैसिलिटीज कम है, पैसे कम हैं, समान लेवल पे कंपटीशन हो, इसलिए हमारे व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। जबकि यहाँ विकसित देश क्या कहते हैं? विकसित देश वरीय व्यापार की बात मानते हैं, वरीय व्यवहार की बात मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरा जो साउथ है वो अंडर डेवलप्ड नहीं है। वो साउथ को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में एक कहते हैं कम विकासशील देश, ऐसे देश जहां विकास बहुत कम हुआ है। कम विकासशील और अधिक विकासशील। कम विकासशील देश लगभग 34 देश इसमें वो शामिल करते हैं, ऐसे देश जहां बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है और विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारत, चीन, ब्राजील इत्यादि ऐसे देश हैं जो इनको हम जो है अविकसित नहीं मान सकते, यहाँ काफी अधिक जो है विकास हो चुका है और समस्याएं इनकी अपनी नीतियों की वजह से हैं। इसलिए जो फायदा सभी विकासशील देशों को मिलेगा वो भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों को नहीं मिल सकता, ऐसा इनका कंसर्न रहता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा साउथ नॉर्थ का हमने जिक्र किया है कई बार, तो एक कंसेप्ट ग्लोबल साउथ का जो है आपको समझा देते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। ग्लोबल साउथ
अब देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद दुनिया दो भागों में बट गई। और दुनिया का जो विभाजन किसमें किया जाता है? दुनिया का विभाजन किया जाता है नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में दुनिया को बांटा जाता है। यानी नॉर्थ में जो देश आते हैं वो विकसित देश आते हैं, साउथ के देशों को कहा जाता है विकासशील देश। यहां इस चीज को भी जो है बहुत से विद्वान इतना क्लियर कट डिवीजन नहीं मानते हैं। जैसे एक बात करें हम विटकोफ की, तो विटकोफ क्या कहते हैं? विटकोफ कहते हैं कि ग्लोबल साउथ जैसी कोई धारणा है ही नहीं। वो कहते हैं कि विकासशील देशों की भी कई श्रेणियां हैं। इनमें जैसे कुछ नए औद्योगिक राष्ट्र हैं, जो कि एक श्रेणी ये बताते हैं साउथ कोरिया की, जिनका नया नया उदय हुआ है, सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, यानी ऐसे देश जिनका तेजी से विकास हुआ है। विटकोफ सभी देशों को एक जैसा मानने से इनकार कर रहे हैं और विकासशील देशों में भी वो विभाजन बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? पहले हैं नए नए औद्योगिक राष्ट्र, जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया। दूसरा विभाजन करते हैं कि ऐसे देश जो तेल का निर्यात करते हैं, यानी तेल निर्यातक देश। तेल निर्यातक देश जो भी अरब राष्ट्र हैं वो सभी तेल का निर्यात करते हैं बड़ी मात्रा में। फिर कुछ अति पिछड़े राष्ट्र मानते हैं कि इनकी स्थिति सबसे खराब है, और अधिकतर अफ्रीकी राष्ट्र, लगभग 34 राष्ट्र इसमें आते हैं। इन राष्ट्रों को वो अति पिछड़ा मानते हैं। और एक और जिसको ये अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में मानते हैं, ब्रिक्स देश, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देश, ब्रिक्स का जिम ओ नील ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो विटकोफ इस 4 प्रकार का विभाजन करते हैं और कहते हैं कि ग्लोबल साउथ जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि विकासशील देशों की एक अपनी कैटेगरी है। ठीक है, और इस प्रकार का जो कठोर विभाजन है वो संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि वैश्विक शासन में जो दुनियावी संस्थाएं हैं उनमें दक्षिण की क्या भूमिका है या ग्लोबल साउथ की क्या भूमिका है। तो वैश्विक शासन की जो हमने वैश्विक संस्थाएं देखी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक IMF है, IBRD या जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ या सिक्योरिटी काउंसिल मुख्य रूप से इसमें आती है। एक WTO को हम रख सकते हैं। ठीक है, और कुछ पर्यावरणीय वार्ताएं भी आजकल होती हैं, तो पर्यावरणीय मुद्दों को भी हम इसमें रख सकते हैं। ये कुछ वैश्विक संगठन हैं। अब यहां देखें कि यहां साउथ की क्या भूमिका है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पे जो है जिनका कब्जा है वो है G7। G7 में मूलतः विकसित राष्ट्र हैं। सबसे ज्यादा योगदान ये देते हैं IMF में, इसलिए IMF में चूंकि जिसका जितना योगदान है उसका उतना ही मत प्रतिशत है, तो मूलतः इनका कब्जा है। फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यदि देखें तो यहां भी जिनका प्रभुत्व है P5 का, या जिसका और प्रभुत्व है वो यूरो अटलांटिक जोन आप मान सकते हैं। USA, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये सभी यूरो अटलांटिक जोन के जो देश हैं उन्हीं का मूलतः कब्जा है। एक अपवाद स्वरूप चाइना इसमें शामिल है, बाकी सभी यूरोपीय और अमेरिकी राष्ट्र ही हैं। WTO में कहा जाता है कि मत के आधार पर ये एक लोकतांत्रिक संगठन है, लेकिन वास्तविकता इसकी क्या है? WTO के जो डायरेक्टर जनरल है उनका जो चैम्बर है वो बाहर से ग्रीन पेंट से पुता हुआ है,
और ज़्यादातर फैसले जो है उनके लिए वोटिंग नहीं होती, वो डायरेक्टर जनरल के कमरे में बैठकर ही दो चार जो प्रभुत्वशाली जो देश हैं वो ही वो फैसला कर लेते हैं। फिर बाकी देशों को बता दिया जाता है कि भाई इस बार ये फैसला हो चुका है। तो ज़्यादातर जो फैसले जो है वो ग्रीन रूम उसको बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल के कमरे को, ग्रीन रूम में ही बैठ करके ज़्यादातर फैसले लिए जाते हैं और वोटिंग नहीं होती है। तो जो सैद्धांतिक समानता है वो वास्तव में है नहीं। पर्यावरण मुद्दों में भी बार बार विकासशील देशों को हाशिए पर लिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग ही जो है ज़्यादा जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, आप लोग ही ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में दक्षिण का, वैश्विक दक्षिण का, ग्लोबल साउथ का बहुत कम असर है। तो विटकोफ जो विभाजन कर रहे हैं उस चीज को किशोर मधुबनी एक विद्वान है, किशोर मधुबनी कहते हैं कि सिर्फ अर्थव्यवस्था के विकास से ना देखें, वैश्विक शासन में किसका कितना प्रभुत्व है उस हिसाब से भी देखें। और वैश्विक शासन में विकासशील जो देश हैं वो अभी भी जो है हाशिए पर हैं, उनकी भूमिका बहुत संक्षिप्त है। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में अभी भी जो है यूरो अटलांटिक या अमेरिकी देशों का ही कब्जा है। सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को अभी उतना प्रभुत्व नहीं है। एक चीन है, चीन को विकासशील देश मानने पर भी विवाद है, तो विकासशील देशों का सुरक्षा परिषद में भी प्रभुत्व नहीं है। WTO में वोटिंग होती नहीं है, ठीक है। तो किशोर मधुबनी कह रहे हैं कि वैश्विक शासन में जिस वर्ग की भूमिका नगण्य है उसको ग्लोबल साउथ नाम दिया गया है। यानी वो एक तरीके से विटकोफ के जो विभाजन है उसको अस्वीकार कर रहे हैं। और पर्यावरणीय वार्ताओं में देखें तो पर्यावरणीय वार्ताओं में एक सहमति बनी थी पेरिस में, उससे जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो उन्होंने कह दिया कि अमेरिका जो है वो अलग हो जाएगा। अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है। ये बहुत हद तक एक फेयर डील कही जा रही थी कि इसमें विकासशील देशों को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और अमेरिका इससे अलग हट गया है। पूरी डील ही जो है खतरे में है, ठीक है। तो ये WTO की स्थिति है, मुद्दे हैं। बार बार ये विवाद उठता है कि क्या WTO जो है खतरे में आ गया है। बहुत सारे चूंकि यहाँ विवाद हैं और कोई समाधान सही से हो नहीं पा रहा है, तो क्या WTO जो है एक लोकतांत्रिक मंच है? तो सीधी बात है, लोकतांत्रिक मंच तो नहीं है। तो क्या ये खतरे में है, खत्म हो जाएगा जल्दी से, या भूमंडलीकरण का एक गलत प्रभाव इससे हो रहा है? तो यहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं, लेकिन ये एक आम सहमति है कि व्यापारिक अंतर्निर्भरता बढ़ रही है। WTO ना सही, WTO पर अमेरिका बार बार धमकी देता है कि वो निकल जाएगा, लेकिन कुछ नए संगठन भी बन रहे हैं। जैसे आपने देखा कि एक RCP जैसा समझौता हुआ, भारत इससे अलग हो गया, लेकिन आसियान के 10 देश और 5 जो और देश थे, 6 थे, एक भारत हट गया, लेकिन 15 देशों में एक समझौता हुआ मुक्त व्यापार के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा समझौता है। इस प्रकार के संगठन उभर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण खतरे में नहीं है, WTO खतरे में नहीं है, बल्कि व्यापारिक अंतर्निर्भरता बढ़ेगी तो WTO की प्रासंगिकता अपने आप बढ़ती जाएगी। क्योंकि विवाद निस्तारण का यंत्र है, उसमें सुधार के जरिए आगे प्रक्रियाएं बढ़ती जाएंगी। अब एक हालिया विवाद है कि चीन और US के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। चीन US व्यापार युद्ध, चाइना US ट्रेड वार को देखने और WTO के नजरिए से यदि हम देखें तो आप देखते हैं कि जब से 2008 की मंदी आई है, इससे थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य या पृष्ठभूमि की बात करें तो 2008 की मंदी के बाद चाहे विकसित देश हो, विकासशील देश हो, कहीं न कहीं अपनी घरेलू जो इकोनॉमी है
घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश करते हैं, विभिन्न तरीकों से विभिन्न तौर तरीके निकाल करके और घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने की कोशिश करते हैं ताकि हम अंदर से मजबूत बने रहें। संरक्षणवादी नीतियां 2008 के बाद जो है अपनाई जा रही हैं। संरक्षणवाद हावी हो रहा है। एक हमने आपको बताया था सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत यानी कि इसके जरिए यदि कोई देश डंपिंग करता है, अपने खराब गुणवत्ता के उत्पादों को आपके देश में भेजता है और इसके जरिए घरेलू प्रतिस्पर्धा का माहौल खराब होता है, तो आप उस पर बैन लगा सकते हो या उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हो। ऐसी सुविधा WTO में है। तो इसी सुविधा सेफ्टी वॉल के नाम पर ही यूएस ने जो है चाइना के जो उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया है, प्रशुल्क बढ़ा दिया है। चाइना ने भी ऐसा ही किया, अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिए। तो ये संघर्ष जारी है इनका, ठीक है। दूसरी बात, यूएस कहता है कि चाइना जो है अपने घरेलू उद्योगों को बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी देता है। साथ ही साथ ये जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या ट्रिप्स का भी उल्लंघन करता है। हमारे पेटेंट चुरा लेता है, उत्पादों की तकनीक चुरा लेता है, ठीक है। इस प्रकार के काम चीन करता है। इस वजह से हम लोग जो है ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं चीन के प्रति, ठीक। तो ये पूरा विवाद है। अब यहाँ भूमिका ये आती है कि ये भी तो एक तरीके से WTO, हम तो कह रहे थे कि WTO की व्यवस्थाएं बाध्यकारी हैं, जबकि चीन और अमेरिका तो एक दूसरे पर शुल्क बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये WTO की नीतियों का उल्लंघन ही है। तो ये विवाद उठता है कि WTO क्यों नहीं रोक रहा है उनको। तो पहली बात तो ये बहाना है सेफ्टी वॉल का, एक बहाना है ट्रिप्स के उल्लंघन का, और दूसरी बात यूएस और चाइना दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, ना भी माने तो कोई क्या कर लेगा, इन्हीं से व्यवस्था का संचालन होता है। तो इनकी चौधराहट भी एक बड़ा मुद्दा है बात ना मानने के पीछे, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे और WTO से संबंधित। अगले लेक्चर में कुछ एक नए मुद्दे के साथ, संभवतः फंक्शनलिज्म या प्रकारवाद के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।